Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of October 2022. 31 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आप इसको आंसर करेंगे। पहला सवाल है, रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG इज इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है किसके साथ ये न्यूज़ रिलेटेड था। RIIG यानी कि रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शंस आपके सामने हैं G20, ब्रिक्स एंड इसके अलावा NATO या I2U2। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आपकी तरफ से एक गारंटी मुझे चाहिए कि आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी A, G20 से रिलेटेड है। G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को मिलने वाली है, तो दैट इन दैट रेफरेंस रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग वॉज इन न्यूज़। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, consider the following statements with respect to News Broadcasting and Digital Standards Authority NBDSA, यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द अथॉरिटी मे इनिशिएट proceedings on its own and take actions in respect to any matter falling within its regulations। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, 1 only, 2 only, both या none। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओनली, यानी कि B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। गलत है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, एंड ये प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल्स उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है। इसको न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी याद रखेगा, है ना। तो दिस इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आप इनके आंसर्स किए होंगे आपने, और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मूव करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहले बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हैं। 90 ड्राउन इन गुजरात रिवर एज सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्सेस। तो यहाँ पे एक केबल सस्पेंशन ब्रिज था विच हैज़ कोलैप्स्ड। वैसे तो बहुत पुराना कॉलोनियल एरा का ये ब्रिज है, लेकिन इसका रिनोवेशन अभी हुआ था और 4 दिन पहले ही ये ओपन हुआ था, है ना। तो रिनोवेशन के बाद 4 दिन पहले ही ओपन किया गया था, एंड दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैज़ हैपेंड, जहाँ पे नियरली मोर देन 350 पीपल ऑन द ब्रिज वर देयर। जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो सब मतलब बहुत सारे लोग ड्राउन कर गए। एटलीस्ट 90 पीपल हैव ड्राउन, 90 पीपल एटलीस्ट हैव बीन किल्ड इन दिस। एंड ये रिवर कौन सी है जो कि लोकेटेड है? ये है मच्छू रिवर। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द रिवर इज द मच्छू रिवर। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस नेम। मच्छू रिवर का जो ओरिजिन है वो आपका माडला हिल्स से होता है। इट इज़ देयर। तो याद रखिएगा, माडला हिल्स इज़ द ओरिजिन ऑफ मच्छू रिवर, एंड इट इज़ द रिवर इन गुजरात ओनली, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये कॉलोनियल एरा का सस्पेंशन ब्रिज है, दैट हैज़ कोलैप्स्ड, एंड ये टाउन जो है वो मोरबी टाउन है। दैट इज़ द नेम ऑफ द टाउन इज़ मोरबी टाउन इन गुजरात, ठीक है ना। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट जो ट्रेजेडीज़ हो सकती हैं फॉर एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, दिस डिकेड, और एनीथिंग वी कैन से दैट लाइक दैट, है ना। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। डिमांड ग्रोज बट DNA टेस्ट्स फॉल अंडर अ ग्रे एरिया। अब यहाँ पर DNA टेस्ट जो है ग्रे एरिया में क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी रूल्स जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये कहा हुआ है कि जो DNA टेस्ट है, अगर आप किसी व्यक्ति को फोर्स करते हो DNA टेस्ट के लिए, तो दैट इज़ द वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सबसे पहले तो आप ये चीज़ लिख लो, क्योंकि जो हमको रूल्स नहीं पता होते वो एग्जैक्टली पता होता है कि क्या स्टेटस है इसका प्रेजेंटली। तो इसका स्टेटस प्रेजेंटली जो है वो आपको हर समय पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का कोई भी नया पॉलिटी में टॉपिक आता है ना, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब वो चीज़ है जो पर्टिकुलरली चल रही है इस समय। तो जैसे DNA टेस्ट के बारे में, तो याद रखिएगा अभी 2021 में एक जजमेंट था जिसमें आई थिंक जस्टिस ऋषिकेश थे, और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। उसमें उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन फॉर द DNA टेस्ट, यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन फॉर DNA टेस्ट, एंड DNA टेस्ट के लिए फोर्स करना इज़ द वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि हर केस में कोई भी छोटा मोटा केस आए तो वहाँ पे, जैसे मान लो पैटर्निटी का ही केस आया, कुछ भी आया, तो वहाँ पे हर केस में DNA टेस्ट के लिए नहीं बोल देंगे आप। यू विल नॉट से दैट यू शुड डू अ DNA टेस्ट फॉर दिस, यू शुड डू अ DNA टेस्ट
टेस्ट फॉर दैट। हर केस में नहीं ऐसा होता है, केवल मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस जहाँ आपको लगेगा कि यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट दिस वी कैन नॉट अराइव एट अ जजमेंट, देन ओनली यू कैन गिव फॉर द ऑर्डर ऑफ पैटर्निटी टेस्ट एंड ऑल। एंड पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी डीएनए अगर करना है तो दैट हैपन्स with the consent of the man, जो consent of the man is very essential for getting the DNA test for the paternity and all, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि एक इंडियन एविडेंस एक्ट है, पैटर्निटी की बात चूँकि चल रही है तो मैं आपको बता दूं इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका सेक्शन 112 जो है, लिख लो आप लोग, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 जो है वो पैटर्निटी टेस्ट में पैटर्निटी के कुछ मापदंड उसने तय किए हुए हैं, है ना। कहाँ कहाँ पैटर्निटी टेस्ट के लिए नहीं कहेंगे, तो उसमें कहा गया कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज है, कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज एंड हस्बैंड इज़ विद इन द 4 Cs, मतलब 4 Cs के आसपास अगर हस्बैंड है, एंड जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होता है कि मतलब ये दोनों किसी भी कारण से नहीं मिल सकते हैं, तब तक यही माना जाएगा कि अगर कोई भी संतान उनके होती है और वो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में होती है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम कि वो संतान कब हो रही है, तो अगर कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज है एंड हस्बैंड इज़ विद इन द रीच ऑफ 4 Cs एंड जो मतलब तक ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता कि हाँ इनका नहीं मिल मतलब ये नहीं मिले हैं इस दौरान, तब तक यही माना जाएगा कि वो उसका बेटा या बेटी जो भी है वो है। दूसरी चीज़ कि इसमें एक और है कि अगर मान लो मैरिज डिज़ोल्व हो गई है, तो मैरिज डिसोल्यूशन के 280 दिनों तक के अंदर अगर कोई संतान होती है तो भी यही माना जाता है कि ये जो हस्बैंड है उसी की संतान है। दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 112 जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 112 तो आप उसमें ये चीज़ें सब मिलेंगी आपको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ आपका और क्लियर हुआ होगा। And DNA forensics laboratory accredited with the National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratories, NABL, याद रखिएगा जो भी DNA forensic laboratories होती हैं उनको जो accreditation मिलता है वो NABL से मिलता है। NABL क्या है? National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories। तो उसने कहा कि लगभग जो प्राइवेट रिक्वेस्ट हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स मिलते हैं, है ना, और 4-5 साल पहले तक बिल्कुल कम मिलते थे, अभी आजकल प्राइवेट रिक्वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कहा, क्योंकि देखो क्या है, DNA टेस्ट से 2 चीज़ें हैं, एक तो जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री भी प्रूफ हो सकती है, एडल्ट्री प्रूफ होगी, दूसरा पैटर्निटी टेस्ट है, इनफिडेलिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो DNA टेस्ट के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। बट स्टिल द रेगुलेशन ऑफ DNA टेस्ट इज़ इन द ग्रे एरिया, मतलब वो क्लियर नहीं है कि कब किस केस में कितना पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल नहीं है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो आगे मूव करते हैं। नेट्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन सिटी प्रिजन्स टू प्रिवेंट द स्मगलिंग बाय इनमेट्स। तो यहाँ पे तिहाड़ जेल और जो आपके दिल्ली के जेल हैं, यानी कि रोहिणी और तिहाड़ हो गया, ये वाले रीजन्स की जो जेल है, यहाँ पर अब नेट्स यानी कि ऊपर से ये देखो आप दिख रहा है, ये जेल की वॉल है और ऊपर ही वो नेट इंस्टॉल कर दिया गया है। क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो जेलों में जो कॉन्ट्राबैंड आते हैं, कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो कॉन्ट्राबैंड आप लोग लिख लो। कॉन्ट्राबैंड एक टर्म है जो कि किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड चीज़ है लेकिन वो छुपा करके ले जाई जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे जेलों के लिए कॉन्ट्राबैंड आइटम्स कौन से हो गए? बैंड आइटम, कॉन्ट्राबैंड आइटम्स कौन से हो गए? जो कि सिगरेट हो गया, आपका बीड़ी हो गया, ड्रग हो गया, या फ़ोन हो गया, सिम कार्ड हो गया, ये सब क्या है? ये आपके कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हैं, है ना। क्योंकि ये प्रिवेंटेड आइटम्स हैं जिनको छुपा करके ही ले जाया जा सकता है, या मतलब ये इनको जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसे जाएंगे? ये गैर कानूनी ढंग से जो चीज़ ले जाई जाती है वो सब कॉन्ट्राबैंड में आती है ना। जैसे स्मगलिंग के सामान जो भी होते हैं ना, ये सब कॉन्ट्राबैंड में ही आते हैं। जो भी चीज़ छुपा करके ले जाई जा रही है, जिसको आप ओपन में नहीं ले जा सकते, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? वो आपकी कॉन्ट्राबैंड में आएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कॉन्ट्राबैंड में क्या क्या आता है, मैंने आपको बता दिया। सिगरेट आ गई, बीड़ी आ गई, ड्रग्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, सिम कार्ड्स हो गए, ये सब है। अब ये फेंकने का तरीका क्या रहता है? कई बार तो जो प्रिजनर्स रहते हैं अपने साथ लेकर के आगे किसी भी तरीके से, है ना, मान लो मतलब अपने आप, मतलब कई बार तो बहुत ही ऐसी जगहों से मतलब रिसीव किए गए हैं कॉन्ट्राबैंड्स और ऑल कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कई तरीके के आते हैं, कुछ लोग वॉल के बाहर से फेंक देते हैं, फेंकवा लेते हैं, इस तरीके के। वैसे जेलों में CCTV कैमराज हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हैं जो कि शैडो जोन्स रहती हैं, शैडो एरियाज़ भी रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो नहीं कि 100% एरिया कवर हो सके, तो शैडो एरियाज़ रहते
रहते हैं वो शैडो एरियाज़ में अगर मान लो बहुत आइटम फेंका जाए तो धीरे धीरे वो एरिया ड्रॉप जोन बन जाता है, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बाहर से सामान फेंका जाएगा। तो ड्रॉप जोन्स में एटलीस्ट नेट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है नाउ इन द लोकेशंस ऑफ दिल्ली जेल्स, है ना, दिल्ली प्रिजन्स में, ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके जो ये थ्रो करके जो कॉन्ट्राबैंड फेंकने की चीज़ है उसको एटलीस्ट, ठीक है ना। आज 31 अक्टूबर है, आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी है आज, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस में आज प्लेज भी ली जाती है ना। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोग को वो प्लेज भी दिलवा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आई रिमेंबर द प्लेज, है ना। तो राष्ट्रीय एकता दिवस में वैसे आप लोग शपथ ले सकते हैं, तो इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट वेरी क्विकली से टू यू कि इंग्लिश में बोल देता चलो। आई सॉलेमली प्लेज दैट आई डेडिकेट माई सेल्फ टू प्रिजर्व द यूनिटी, इंटीग्रिटी and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. तो जिन लोगों को सुन लिया है अच्छा है, जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो पीछे करके एक बार स्लो में करके आपने मेरे साथ बोल लेंगे आज राष्ट्रीय एकता दिवस की ये शपथ, एंड इट्स अ प्लेज। आप लोग फ्यूचर में भी सिविल सर्वेंट्स या ऑब्वियसली पुलिस में कुछ लोग आओगे, कुछ लोग किसी और तरीके से आओगे, लेकिन ऑल ऑफ योर कंट्रीब्यूशंस विल मैटर फॉर द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री। तो यू कैन से दिस विद मी। मूव करते हैं आगे, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिल्यूजन ऑफ राजभवन। अब ये आर्टिकल वैसे तो मैंने डिस्कस किया है कई बार, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं चलो। ये आर्टिकल है रिसेंट जो आरिफ महमूद ने बोला था रिगार्डिंग योर जो हमारे गवर्नर थे, उन्होंने जब अभी रिसेंटली कहा कि मैं अपना प्लेजर हटा लूँगा और गवर्नमेंट को रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ बोली कि देखो, हालांकि आर्टिकल 164 जब आप पढ़ोगे, वो आर्टिकल 164(1) वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये मतलब चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा, फिर चीफ मिनिस्टर के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, एंड दे विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर जब आर्टिकल 164 में आप पढ़ते हो तो इसको आपको हमेशा 163 के साथ पढ़ना चाहिए। यू कैन नॉट रीड एन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आइसोलेशन। जब आप आर्टिकल 163 पढ़ोगे तो आप वहाँ पे देखोगे तो लिखा है कि जो डिस्क्रिशन में ऐसे काम नहीं कर सकता, डिस्क्रिशन में काम उन्हीं मैटर्स में करेगा जहाँ पे काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करेगा, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो गवर्नर इस तरीके से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। गवर्नर को अगर काम करना है तो उसको एड एंड एडवाइस किसकी लेनी पड़ेगी, उसको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है ना। तो आप एक बार क्या काम करेगा, आर्टिकल 164 पढ़िएगा, फिर आर्टिकल 163 पढ़िएगा, ठीक है ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द, है ना। क्योंकि आर्टिकल 163 में साफ साफ लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को। तो यू कैन नेवर, तो क्योंकि आर्टिकल 163 जब पहले ही आ गया तो 164 की जो चीज़ है वो इन कंटिन्यूएशन विद दिस है, मतलब इसके साथ साथ ये रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे एक केस के बारे में बताया है। द केस इज शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आई थिंक शमशेर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बोला है कि डिस्क्रिशन के बारे में कि भैया आपको जब काम करना है तो यू हैव टू यूज़ द एड एंड एडवाइस दैट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो आप यहाँ पे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी इसमें। शमशेर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियर किया था कि भैया ये जो चीज़ें हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसको आप ओवर पावर नहीं कर सकते इस तरीके से, है ना, उसका कोई मतलब है वहाँ पे होने का। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बोली थी। जैसे BR अम्बेडकर जी ने प्रेसिडेंट के बारे में बोला था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ USA, क्लियर कहा था हमारे यहाँ उन्होंने। और हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो वहाँ मतलब अपनी कैबिनेट को हटा दे या ये कर दे। प्रेसिडेंट जो है वो बाउंडेड है बाय द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। सेम गोज टू द गवर्नर एज वेल, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द गवर्नर एज वेल, एंड गवर्नर भी इसी तरीके से काम करता है जैसे प्रेसिडेंट हमारा सेंटर में काम करता है ना।
सो विड्रॉल ऑफ प्लेजर केवल तभी लागू होगा, ये विड्रॉल ऑफ प्लेजर केवल तभी लागू हो सकता है व्हेन द गवर्नमेंट लूजेस द मेजॉरिटी। गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी लूज़ कर दे या वहाँ पे फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाए, तब आप अपना प्लेजर रिमूव कर सकते हो। अदर देन दैट यू कैन नॉट रिमूव योर प्लेजर, यू आर जस्ट अ टाइट्यूलर हेड। ये टाइट्यूलर हेड या सेरिमोनियल हेड है, यू आर अ टाइट्यूलर हेड और अ सेरिमोनियल हेड, तो यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो आर्टिकल है वो है द चेक ओवर यूएसएस मच एंटिसिपेटेड एनएसएस। अब अभी रिसेंटली 12 अक्टूबर के आसपास के दिन थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिलीज़ की है। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो एनएसएस है वो रिलीज़ किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये एनएसएस पहली बार रिलीज़ किया है, तो नहीं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एनएसएस हैज़ बीन रिलीज्ड। देखो हुआ क्या था, मार्च 1983, थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता दूं, जो कहानी आपको वैसे समझ में नहीं आएगी लेकिन इजीली मैं आपको समझाता हूं। 1983 में रोनाल्ड रीगन जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, तो उसने कहा था कि भैया नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, है ना। एंड इन दोनों को स्ट्रेंथन करूँगा अगर मैं, तो पूरे यूएसए की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। एंड लोगों से भी कहा कि भैया आप लोग भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करो और डेमोक्रेटिक मीन्स के साथ डिबेट करो, और जो भी टोटलिटेरियनिज्म जो अपने थ्रेट पोज करता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, इन सब के थ्रेट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 1983 में इतनी बात बोली थी। उसके बाद 1986 में रोनाल्ड रीगन ने क्या किया, रोनाल्ड रीगन ने साइन किया गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। याद रखिएगा, गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा, गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है ना। तो ये गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो 1986 में साइन किया गया था रोनाल्ड रीगन द्वारा, ठीक है ना, उसने साइन किया था। एंड दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो उस समय जब लाया गया था ना ये, तो लाया गया था बेसिकली टू चेंज द इश्यूज विद द स्ट्रक्चर ऑफ यूएस मिलिट्री। जो यूएस मिलिट्री के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स थे उसको दूर करने के लिए, वियतनाम वॉर में जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करने के लिए, ठीक है ना। एंड अमेरिकन कुछ हॉस्टेजेस जो ईरान में थे उनको लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये लाया गया था। अब गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर द लीगल बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो जो लीगल बेसिस है ना आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का, वो गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अभी जो आया है, रिलीज़ हुआ है आपका नया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अंडर द बाइडेन गवर्नमेंट जो रिलीज़ हुई, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो फोस्टर द लीडरशिप एंड अलायंसेस। सबसे पहली बात तो बिडेन ने जो है वो अलायंसेस की बात की, यानी कि जैसे नेटो हो गया या क्वाड हो गया, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। द फर्स्ट फोकस इज ऑन द अलायंसेस एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि नेटो और क्वाड के साथ जो हम रिजुविनेटेड तरीके से डील करना चाहिए और ज़्यादा मतलब इनके साथ मिल करके काम करना चाहिए। सेकेंड है आउट कम्पीटिंग चाइना एंड रिस्ट्रेनिंग रशिया। मतलब कि चाइना जो है उसको एक कॉम्पिटिटर के रूप में माना गया है और ये कहा गया कि यस वी हैव टू मतलब उसको ओवर पावर करना पड़ेगा, रशिया को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये तो चाइना और रशिया की कहानी रही। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनएसएस में था वो ये था कि इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में माना गया है इन द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। इंडिया हैज़ बीन कंसीडर्ड एज अ पार्टनर, और न केवल इंडो पैसिफिक के लिए बल्कि ओवरऑल भी इंडिया को एक अच्छा पार्टनर के रूप में माना गया है। क्वाड में ऑलरेडी इंडिया मेंबर है, आप सबको पता होगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए क्वाड के मेंबर है। इसके अलावा जो अलायंसेज जैसे I2U2 में भी इंडिया है, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएस है। तो I2U2 में भी इंडिया एक पार्ट है इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया को काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है एनएसएस के अंतर्गत। एंड जो एनएसएस है वो 3 मेन पर्पस सॉल्व करता है, द 3 मेन पर्पसेस। तो पहला तो पर्पस ये हो गया कि इट कंप्लीट्स द स्ट्रैटेजिक विजन एम्बार्क्ड अपॉन बाय द इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक गाइडेंस। अभी क्या हुआ था, इंटरिम एक नेशनल स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी गाइडेंस भी रिलीज़ किया गया था बाइडेन द्वारा। तो एक तो वो इंटरिम था, तो एक कम से कम एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई। दूसरा ये समझ में आ गया कि क्या क्लैरिटी, मतलब कि जो बाइडेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होने वाली हैं फ्यूचर में, उनका डायरेक्शन किधर रहेगा, इसकी क्लैरिटी आ गई, ठीक है ना। इसके अलावा इट मार्क्स द एंड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल
पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्रीन्स इन द यूएस। तो जो प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्रीन किस तरीके से रहेगी, किस करवट बैठेगा ऊँट वाली बात रहती है ना जैसे, तो वो एक्सपेक्टेशन और ये अलग अलग जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई, स्पेकुलेशंस ख़त्म हो गए बेसिकली कहना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, आर देयर एनी एंटी सुपरस्टिशन लॉज इन इंडिया। तो यहाँ पे भी रिसेंटली क्या हुआ, देर वॉज अ ब्रूटल मर्डर ऑफ 2 women एज अ पार्ट ऑफ रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। तो कई स्टेट्स में आपने सुना होगा नरबली या ह्यूमन सेक्रीफाइस जो कर दिया जाता है, और कई जगहों पे ऐसा डायन और चुड़ैल कहने के नाम पे, विच हंटिंग के नाम पे कई जगहों पे आज भी कई प्रदेश हैं ऐसे जो पिछड़े हुए हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या कोई सेंट्रल लॉ है? तो देखो नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। जो एनसीआरबी हमारे यहाँ बॉडी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसका ये कहना है कि ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। देर आर लार्ज नंबर ऑफ केसेस बिकॉज ऑफ दिस। एंड उनमें से जैसे सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है 20 से ज़्यादा केसेस, मध्य प्रदेश में 18 के आसपास केसेस हैं, तेलंगाना में है ना, केरला में भी अभी रिसेंटली 2 मतलब देखा गया था ह्यूमन सेक्रीफाइस के केसेस आए हैं, है ना। तो इन सब के चलते ऑथर ने कहा कि क्या कोई सेंट्रल लॉ है? तो नो, देयर इज नो सेंट्रल लॉ एक्सक्लूसिवली विच डील्स विद द क्राइम्स ऑफ विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशन और ऑकल्ट इंस्पायर्ड एक्टिविटीज़। तो ये जो विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशन और ऑकल्ट इंस्पायर्ड एक्टिविटीज़ है, इनसे डील करने के लिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लॉ कुछ स्टेट्स ने ज़रूर पास किया है। जैसे सबसे पहला बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट अ लॉ टू प्रिवेंट विचक्राफ्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन एज विच एंड एलिमिनेट टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एंड किलिंग ऑफ अ वुमेन। तो बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये विच क्राफ्ट के अगेंस्ट पास किया था। इनका एक्ट का नाम था द प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट, केम इनटू फोर्स इन 1999 में ही। तो बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट विच टुक अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ विच क्राफ्ट रिलेटेड क्राइम्स। एंड इस स्टेट ने लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ तो नहीं, यानी कि विच प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 में लॉन्च किया। और इस लॉ के अंतर्गत एक पर्सन अगर कन्विक्ट होता है फॉर आइडेंटिफाइंग समवन एज विच, ही कैन बी सेंटेंस्ड अप टू 3 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट विद अ फाइन, ठीक है ना। तो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। इसके अलावा उड़ीसा के जो हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार उड़ीसा ने भी पास किया था विच हंटिंग बिल, जो कि पास हुआ था 2013 में। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट पास हुआ था 2013 में। तो काफ़ी डिटेल्ड एक्ट था ये भी, है ना। इसके अलावा असम ने विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में पास किया था, है ना। एंड प्रेसिडेंशियल असेंट इसको 2018 में मिला था। तो अलग अलग स्टेट्स ने तो ज़रूर पास किया, लेकिन कोई भी सेंट्रल अभी भी एक्ट नहीं है, which is much needed. Mark Zuckerberg's metaverse buffers as Meta shares burn. अब यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें काम की नहीं है, बस मैं थोड़ा सा मेटावर्स का स्टार्टिंग आपको बता दूँ कि मेटावर्स का स्टार्टिंग आया कहाँ से। तो मेटावर्स का स्टार्टिंग आया नील स्टीफेंसन की एक 3 decade ओल्ड नॉवेल से, जिसका नाम है स्नो क्रैश। याद रखिएगा, स्नो क्रैश इज़ द नॉवेल ऑफ नील स्टीफेंसन। नील स्टीफेंसन की 3 decade ओल्ड नॉवेल है स्नो क्रैश, जिसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, इट गोज़ बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिस्टोपियन लॉस एंजलिस एंड डिजिटल वर्ल्ड। तो वो लॉस एंजलिस और डिजिटल वर्ल्ड के बीच में टू एंड फ्रो मूव करता है स्नो क्रैश में, और नील स्टीफेंसन की नॉवेल है। एंड जो ये वही है, इसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए जो VR है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी है नॉल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो मेटावर्स इज एक्चुअली दैट ओनली। मेटावर्स में ये होता है कि आप अलग अलग रोल प्ले कर सकते हो, मतलब कि एक वर्चुअल रियलिटी में आप एक अलग तरीके से जी सकते हो, एक अलग रियलिटी प्ले कर सकते हो, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड जैसे वीडियो गेम होता है ना कि आप अलग अलग रोल रहते हो, तो यहाँ पे आप खुद जियोगे वो लाइफ एज यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे 2 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू है इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन ने एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़। रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। यहाँ पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, उनके अध्यक्षता में ये की जाएगी। ग्रीस, मॉरिशियस एंड इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो को लीड्स रहेंगे। ग्रीस,
मॉरिशियस एंड इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। इसके अलावा कमीशन ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस को भी इन्वाइट किया है। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया जो है अभी रिसेंटली हमारे यहाँ लो कॉस्ट प्रोडक्शन और आउटपुट शुरू हो चुका है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी प्राउडली बोस्ट भी किया है बिकॉज ऑफ द आत्मनिर्भरता एंड ऑल। ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने भी रिसेंटली, आपको पता होगा, C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की है। ठीक है ना। कहाँ पे स्टार्ट हुई है? वडोदरा में स्टार्ट हुई है। किसने स्टार्ट की है? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किया। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने इसको किया है। ठीक है ना। और डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर जो है वो दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के। और याद रखिएगा इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम है $25 बिलियन का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025। 2025 तक कम से कम $25 बिलियन का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बाय मोर देन $5 बिलियन। हमारे एक्सपोर्ट्स को $5 बिलियन से ऊपर कर देना। ठीक है ना। तो ये एम है। इसी कारण से जो C-295 की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है वडोदरा में, दैट विल गो लॉन्ग वे इन दैट, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे मन की बात में। अभी मन की बात में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मैं एक एक करके आपको बता दूँ। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर देयर। C-295 तो आपको पता चल गया, चलो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये पैसेंजर्स और पैरा ट्रूपर्स हैं लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस में, ऐसी जगहों पे जो इनएक्सेसिबल हैं, वहाँ पर जहाँ पे हैवियर एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते, वहाँ के लिए काम आएगा। इसके अलावा जो मन की बात में उन्होंने बात की है वो बात की है रिगार्डिंग द इन स्पेस का यूज़। आपको पता होगा स्पेस सेक्टर में जब से कमर्शलाइजेशन ओपन हुआ है, कमर्शलाइजेशन इन स्पेस सेक्टर, तो इसरो का जो इस कमर्शियल आर्म है, यानी कि यहाँ पे अंतरिक्ष हो गया और दूसरा इन स्पेस हो गया, उसकी मदद से क्या हो रहा है कि हम नई जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ हैं वो भी अपने पेलोड्स को सैटेलाइट्स के थ्रू ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है ना, कमर्शियल माध्यम से। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बात की प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, जिसमें कि सोलार पंप्स इंस्टॉल किए जाएंगे। मतलब कि एक तो सोलार का भी काम हो गया और दूसरा जो पंप्स होते हैं वो इंस्टॉल करने के लिए लोगों के खेतों में ही सब्सिडी प्रोवाइड करने की स्कीम है कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, है ना। कुसुम योजना के अंतर्गत जो एक तो सोलार हो गया, दूसरा आपका पंप हो गया। सोलार और पंप दोनों चीज़ें, दो फैसिलिटीज़ हो गई। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री ने बायो विलेज 2.0 की बात की। ये लिख लीजिए आप लोग, बायो विलेज 2.0। अब एक तो विलेज ऐसा है, बायो विलेज 1.0 होगा। तो 1.0 तो वो होगा जहाँ पे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हो गए, या ये सारी चीज़ें हो गई, क्लीन एनर्जी हो गई, बायोगैस प्लांट का यूज़ हो गया, या सपोज करो ऑर्गेनिक हो गया पूरा। तो ये अब त्रिपुरा में, स्पेशली त्रिपुरा इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज बायो विलेज 2.0। त्रिपुरा को रिकॉग्नाइज किया गया है बायो विलेज 2.0। और बायो विलेज 2.0 क्या है, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। तो बायो विलेज 2.0 का मतलब है कि ऐसा विलेज जहाँ पे एम्फेसिस है ऑन डिज़ास्टर रिडक्शन, नेचुरल डिज़ास्टर्स को कम करने का एक उसमें एम है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है थ्रू वेरियस मेजर्स, जिसमें सोलार एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग, बायो फर्टिलाइजर्स पे फोकस किया जाएगा। एंड बायो विलेज 2.0 इज़ गोइंग टू लेंड अ लॉट टू स्ट्रेंथ द कैंपेन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। तो ये दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने IIT भुवनेश्वर के द्वारा डेवलप किया गया पोर्टेबल वेंटिलेटर फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर, उसकी तारीफ़ की, क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनके केस में ये जो वेंटिलेटर है काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डॉल्फिन रिटर्न टू द गैंजीज इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो डॉल्फिन्स के नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर देयर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.